नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जयश्रीज लाइफ में। महासतियों की कहानियों की श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7वीं कहानी महासती चेलना की। पर उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे उत्साहवर्धन के लिए और आप सबके ढेर सारे प्यार और शुभकामनाओं के लिए। इसी तरह अपना प्यार, स्नेह, शुभकामनाएं मुझ पर बनाए रखिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आइए अब मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से। आप है विशाला नगरी के राजा चेटक और महारानी अपनी ज्येष्ठ पुत्री सुजेष्टा की विवाह की चिंता में व्यस्त। और ये हैं ज्येष्ठ पुत्री सुजेष्टा और आप उनकी छोटी पुत्री राजकुमारी चेलना। ये हैं महाराज श्रेणिक मगध के राजा। आप हैं अत्यंत बुद्धिमान और मेधावी राजकुमार अभय, महाराज श्रेणिक के पुत्र और उनके महामंत्री। रात्रि का प्रथम प्रहर। चंद्रमा की धवल चांदनी में नहाता हुआ मगध का भव्य महल अपनी पटरानी चेलना के साथ हंस शैया पर महाराज श्रेणिक भगवान महावीर के प्रातःकालीन प्रवचन के संदर्भ में परस्पर चिंतन अनुचिंतन करते करते दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया और उसकी एक घटिका भी बीत गई और इसका उन दोनों को कुछ भी पता नहीं चला। यह क्रम शायद अब भी चालू रहता, पर निद्रा राजा और रानी की आंखों में अपना आसन जमाने लगी और वे दोनों लेट गए। चंद क्षणों में ही गहरी नींद का साया उन्हें थपथपाने लगा। एक एक मिनट बीतते आधी रात ढल गई। सहसा करवट बदलने के साथ ही महारानी के अधरों से ये बोल फूट पड़े। वे क्या करते होंगे? धन्य है उनका जीवन। क्या मैं भी कभी? ये शब्द कक्ष में ही प्रतिध्वनित होकर नहीं बिखर गए, बल्कि महाराज के कर्णकुहरों तक भी पहुंचे। क्षण भर में ही उनकी नींद उचट गई और वे पास में सोई महारानी के विषय में सोचने लगे। राजगृह के अंतःपुर की पटरानी बनकर भी इसका तन मन तृप्त नहीं हुआ है। मैं महारानी को सर्वथा बेदाग और पवित्र समझता था, पर कहाँ है यह बेदाग, कहाँ यह पवित्र है? यह तो मात्र मेरा भ्रम था। इसके अवचेतन में तो कोई दूसरा ही पुरुष आसन जमाए हुए है। उसी के आकर्षण से यह नींद में भी यूं प्रेमालाप कर रही है। यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का मात्र आख्यान करती है, आचरण में तो इससे कोसों दूर है। अच्छा हुआ आज सारी स्थिति स्पष्ट हो गई और मेरा भ्रम टूट गया। अब मैं किसी भी स्थिति में इस विष बेल को अपने जीवन में फलने फूलने नहीं दूंगा। आज ही इसे समूल उखाड़ फेंकूंगा। पर क्या यह जल्दबाजी तो नहीं होगी? जल्दबाजी में प्राय काम बिगड़ ही जाता है। अच्छा हो महारानी से एक बार पूछ लूं? नहीं, इससे पूछना निरर्थक है। यह सही बात कैसे बताएगी? मुझे इस विषय में महारानी से स्पष्टीकरण की कोई अपेक्षा नहीं है। चिंतन के इस प्रवाह में बहते बहते महाराज के शोणित में उबाल आने लगा। भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई, कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। क्षण भर में ही महाराज बेचैन हो गए। वे बड़ी बेसब्री से सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। एक एक पल का समय एक एक घड़ी की तरह जैसे तैसे पूरा हुआ। सूर्य की अगवानी के लिए ज्यों ही पूर्व दिशा ने अपने आंगन को सजाया कि उसका आभा से अंतःपुर के गवाक्ष दीपित हो उठे। आवेश में भरे महाराज श्रेणिक सैया से उठे। महारानी अब भी नींद के साए में दुबकी हुई थी।
प्रातःकाल की शीतल लहरें मखमली रजाई का ही अभिवादन कर लौट रही थी। महाराज के कक्ष से बाहर आते ही राजदासी तिलका ने जय घोष के साथ उनका अभिवादन किया, पर महाराज के चेहरे पर असामान्य भावों की छाया देख उसका मानस विकल्पित हो उठा। क्या महाराज किसी बात पर महारानी से रुष्ट हैं, अथवा अन्य किसी अनिष्ट की आशंका से वे उद्विग्न हैं? महारानी को कोई शारीरिक तकलीफ तो नहीं? अन्यथा प्रतिदिन वे महाराज से पूर्व शैया त्याग कर देती हैं। जागृत होते ही मैं महारानी को सारी स्थिति निवेदित करूंगी, जिससे कि महाराज के मन की गहराइयों तक। महाराज के मुखमंडल पर मध्यकालीन सूर्य की तरह प्रखर हो रहे तेज को देख तिलका का मानस तालाब में उभरने वाली लहरों की तरह चपल होता जा रहा था। फिर भी उससे अपने आप को सहज और संतुलित रखते हुए मुंह धोने के लिए महाराज के समक्ष गर्म पानी की सुराही बढ़ाई। हाथ जोड़े वह आगामी आज्ञा की प्रतीक्षा में ही थी कि इतने में महाराज का स्वर गूंजा, तिलके, महामात्य अभय कुमार को तत्काल हमारी सेवा में उपस्थित होने की सूचना दो। मस्तक झुकाकर महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए तिलका कक्ष से बाहर हो गई। वह सीधी महामात्य अभय कुमार के प्रकोष्ठ में पहुंची। एक क्षण का भी अनावश्यक विलंब किए बिना अभय कुमार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। बिना कोई पूर्व भूमिका बांधे महाराज श्रेणिक ने कहा, अभय कुमार, जाओ और अविलंब महारानी चेलना के महल में आग लगा दो। सम्राट की बात सुनते ही अभय कुमार सन्न रह गया। उसका सिर चकराने लगा। फिर एक दो क्षण में ही स्वयं को सहज बनाते हुए उसने निवेदन किया, महाराज, इस आज्ञा की क्रियान्विति से पूर्व मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। कहीं शीघ्रतावश अनुचित निर्णय के कारण आपको भविष्य में पश्चाताप न करना पड़े। आप लोकापवाद के पात्र। अभय कुमार, बीच में ही टोकते हुए महाराज श्रेणिक बोले, यह हमारा नितांत निजी मामला है। इस विषय में तुम्हारे परामर्श की कोई अपेक्षा नहीं है। जाओ और अविलंब आदेश की क्रियान्विति करो। कार्य संपन्न होते ही सूचना हम तक पहुंचनी चाहिए। अपने अटल निश्चय को दृढ़ स्वर में महाराज ने दोहराया। अत्यंत भारी मन से राजाज्ञा को स्वीकार कर अभय कुमार कक्ष से बाहर हो गए। उसी समय महारानी चेलना को पाने के लिए महाराज द्वारा किए गए भागीरथ प्रयत्नों की लंबी कहानी उसके स्मृति पटल पर उतर आई। मगध की सेविका सुव्रता उस दिन विशाला नगरी से लौटी थी। विशाला में वह कई दिन रही थी। इस अवधि में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के साथ साथ वह महाराज चेटक के महलों में भी गई थी। वहां राजकुमारी सुजेष्टा से जैन धर्म के संदर्भ में उसकी चर्चा हुई। सुजेष्टा उसके प्रश्नों का समूहित उत्तर दे रही थी, पर वह समझने के स्थान पर कुतर्क करने लगी। इतना ही नहीं, चर्चा करते करते वह जैन धर्म के संदर्भ में निंदात्मक, अपेक्षा आक्षेपात्मक आलोचना पर भी उतर आई। सुजेष्टा के लिए यह स्थिति असह्य थी। उसने इस आलोचना का सटीक उत्तर ही नहीं दिया, अपितु उसके इस गलत रवैये की भर्त्सना भी की। सुजेष्टा के समक्ष सुव्रता को चुप रहना पड़ा। अपना सा मुंह लेकर वह वहां से चुपचाप चली आई, पर उसका मन प्रतिशोध की आग से जल उठा। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने एक पूरी योजना बनाई और उसकी क्रियान्विति के लिए वह मगध को प्रस्थित हो गई। मगध पहुंचते ही वह सीधे राजभवन में आई। महाराज श्रेणिक के समक्ष उसने वहां की भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक स्थलों एवं दुर्लभ कलाकृतियों का जिक्र करते हुए महाराज चेटक के साम्राज्य का एक आकर्षक चित्र खींचा और अपनी वार्ता के अंत में राजकुमारी सुजेष्टा के सौंदर्य को राज्य का सबसे बड़ा आकर्षण बतलाते हुए उसका नयनाभिराम चित्र भी महाराज के समक्ष अनावृत कर दिया। मृगनयन, सुडौल शरीर, उभरते यौवन और छिटकते लावण्य को देख प्रथम दर्शन में ही महाराज श्रेणिक राजकुमारी सुजेष्टा की ओर खिंच गए। इस अनुपम सौंदर्य को अपने अंतःपुर में प्रतिष्ठित करने का विचार उनके मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गया।